प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अशिया, चीज़ें और तवानाई, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी, जमात पंजम के लिए, स्टैंडर्ड फिफ्थ के लिए। मजमून है हमारा माहौल का मुताला एक EVS 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हम ये जो आज का टॉपिक देखने जा रहे हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह की इन चीज़ों से तैयार होती है, और तवानाई के बारे में भी हम इस चैप्टर में मालूमात हासिल करेंगे। तो स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने स्कूल में, फ़िलहाल तो वैसे स्कूल्स बंद है, लेकिन जब स्कूल खुले थे तो आपने ज़रूर कभी चॉक की मदद से ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा, है ना? तो जब हम ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर चॉक की मदद से कुछ लिखते हैं और फिर लिखने के बाद अगर हम उसको मिटा देते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब हम चॉक से बोर्ड पर लिखते हैं तो चॉक में कौन सी तब्दीली वाक़या होती है? जो चॉक इतने बड़े होते हैं, लिखते लिखते वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो छोटे से हो जाते हैं। यानी जब चौक में क्या तब्दीली होती है, लिखने की वजह से उसकी साइज कम होती जाती है। अब वो जो बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर हम डस्टर के जरिए साफ कर देते हैं और डस्टर को अगर मेज पर झटकते हैं तो आपको क्या नजर आता है? देखिए, कुछ बच्चों को बड़ा शौक होता है डस्टर झटकने का। तो जब वो डस्टर बार बार ले जाकर झटकते हैं तो आप लोगों ने उस दौरान देखा होगा कि सफेद जर्रात जो है पूरे हवा में बिखर जाते हैं, है ना? ये मालूम होता है कि जब हम बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो बोर्ड पर चौक पर लिखने से बोर्ड को
चौक के ज़र्रात जो है वो चिपक जाते हैं, इसीलिए चौक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब हम उन ज़र्रात को साफ़ करते हैं तो साफ़ करने पर वो ज़र्रात डस्टर पे चिपक जाते हैं, और जब आप डस्टर झटकते हैं तो वो ज़र्रात जो है वो आज़ाद हो जाते हैं। चौक की जसामत में कमी वाक़ हुई और डस्टर को मेज़ पर झटकने से इससे चिपके हुए ज़र्रात नीचे गिर गए। ये ज़र्रात जो है चौक के रंग के होते हैं, यानी अगर आपने सफ़ेद रंग के चौक से लिखा है तो सफ़ेद ज़र्रात गिरेंगे नीचे, रेड कलर से लिखा है तो डस्टर से झटकने पर रेड कलर के ज़र्रात गिरते हैं। इससे क्या बात समझ में आती है? वैसे ही कोयले के टुकड़े को कूटना, कोयले या मिश्री के कुछ टुकड़े लीजिए और उन्हें उखली में कूटिए। जब आप कोयले को कूटेंगे बारीक तो आपके को क्या मिलेगा, कोयले या का सफूफ मिलेगा, यानी बारीक जो है उसके ज़र्रात मिलेंगे। तो इससे भी आपके जहन में क्या बात समझ में आई, ज़रा सोचिए। चौक जो है उसके भी बारीक ज़र्रात होते हैं, और कोयले को कूटा जा रहा है तो उसके भी छोटे बारीक बारीक सफूफ तैयार हो रहा है, यानी उसके भी बारीक ज़र्रात तैयार होते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही लकड़ी, जब लकड़ी को काटा जाता है, आपने इस तरह से देखे होंगे कि जो जिस वक्त लकड़ी से फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं उस दौरान लकड़ी को इस तरह से काटते हैं, तो लकड़ी को इस तरह से काटने पर भी लकड़ी का भूसा यानी लकड़ी के ज़र्रात जो है नीचे गिरते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द की हर शय जो है वो छोटे छोटे खुर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है। देखिए इस तरह जब लकड़ी को काटा जाता है तो इसके छोटे छोटे ज़र्रात जो है गिरते हैं। और अगर आपके घर में फर्नीचर बनाने का काम चल रहा हो तो आपने देखे होंगे कि आपका पूरा घर जो है ये छोटे ज़र्रात की वजह से खराब हो जाता है ना, हर जगह ये ज़र्रात फैल जाते हैं। और एग्जाम्पल है अनाज को पीसना। ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह से पुराने वक्तों में तो इस तरह के हाथ की मशीन हुआ करती थी जिससे अनाज को पीसा जाता था। आजकल जो है बाहर चक्की होती है, आटा पीसने की मशीन होती है, गेहूं पीसने की मशीन होती है, जिससे आटा हमें हासिल होता है। तो इस तरह से जब अनाज को पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, चावल को पीसा जाता है, तो उनके भी क्या तैयार होते हैं, बारीक सुफूफ तैयार होता है, यानी वो भी किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बने हुए हैं। लोहे और तांबे को रेती सोहन से घिसते वक्त लोहे और तांबे के ज़र्रात जो है वो बनते हैं। पेंसिल, चौक, कागज, लकड़ी, गेहूं के दाने, लोहा, तांबा, कोयला, ऐसी तमाम अशिया जो है वो खूर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि इन तमाम चीज़ों को जब हम बारीक करेंगे, पत्थर भी देखिए, अगर पत्थर लेते हैं उसको तोड़ते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसके, तो उसका भी सुफूफ तैयार होता है। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ हमारे अतराफ में जो भी चीज़ है वो तमाम अशिया जो है खूर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है। हम आंखों को अशिया के जो ज़रात नज़र आते हैं वो भी कई खुर्दबीनी ज़रात से जो है बने हुए होते हैं। ये ज़रात इतने महीन होते हैं कि हमें खाली आंखों से नज़र नहीं आते। यानी आपको जो चौक का जो डस्टर से साफ करने पर उसके जो सुफूफ थे या जो उसका कचरा था आपको उड़ता हुआ जो नज़र आया, या लकड़ी का जो भूसा आपको उड़ता हुआ नज़र आता है, या अनाज का जो आटा आपको नजर आता है पीसा हुआ, वो भी उसका जो छोटा सा छोटा जर्रा भी है, वो भी छोटा सा जर्रा और बहुत सारे छोटे छोटे खुर्दबीनी जर्रात से मिलकर बना हुआ होता है। और ये जर्रात इतने महीन और इतने बारीक होते हैं कि उस छोटे से जर्रे को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। किसी शय का ऐसा जर्रा जो हमें खाली आंख से नजर ना आए, खाली आंख से नजर आए, इस जर्रे को तैयार होने में उस शय के लाखों ज़र्रात का यकजा होना ज़रूरी होता है। यानी जब लाखों ज़र्रात यकजा होते हैं तब कहीं जाकर हमें वो चौक का छोटा सा ज़र्रा या अनाज का वो एक छोटा सा हिस्सा पिसा हुआ हमें नज़र आता है। जो है
खुर्दबीनी ज़रात से मिलकर बनी होती है, ये ख्याल सबसे पहले महर्षि कनाद ने दिया था। कनाद महर्षि 6ठी सदी कब्ल मसीह में रियासत गुजरात के सोरठी सोमनाथ के करीब प्रभास इलाके में पैदा हुए। उनका असल नाम जो है उलुक था। उनका मानना था कि दुनिया की अशिया को 7 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। दुनिया में पाई जाने वाली हर शय खुर्दबीनी ज़रात से बनी है। ये ख्याल जो है महर्षि कनाद ने जाहिर किया था। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने इन ज़रात को पेलू का नाम दिया था। इसे महर्षि कनाद की एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी है। फिलहाल इस जमात में हम इतना ही जानेंगे इस थ्योरी के ताल्लुक से कि उन्होंने ये बताया था कि हर शय छोटे छोटे खुर्दबीनी ज़रात से मिलकर बनी है और उन ज़रात को उन्होंने पेलू का नाम दिया था। देखिए, अगर अचानक कहीं पर बारिश शुरू हो जाती है तो हम साइबान में खड़े रहते हैं, यानी हम कोई छत वगैरह देखते हैं और हम एक कोने में खड़े हो जाते हैं। जिस्म पर आपके बारिश का पानी नहीं भी गिर रहा है तब भी हम किसी हद तक भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम तो छत के नीचे खड़े हैं लेकिन फिर भी हम क्या हुए? हम भीग गए। पानी ज़मीन पर गिरते ही उसके छींटे जो हैं उड़ते हैं। छींटे यानी पानी के छोटे छोटे कतरे। ये कतरे भी खुर्दबीनी ज़रात से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम जो है भीग जाते हैं। यानी माए अशिया भी ज़रात से मिलकर बनती है। समझ में आया? यानी वो जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो उड़कर आप तक पहुंचते हैं, इसलिए आप जो है भीग जाते हैं या नमी महसूस करते हैं। हल्की सी नमी आपको एहसास होता है नमी का। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माए अशिया भी ज़रात से मिलकर बनी होती है। तो हम अपने अतराफ में जितनी भी माया अशिया देखते हैं, समंदर हो, नदी हो, नाले हो, कुएं हो, कहीं का भी पानी हो, ये माया अशिया तमाम भी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी हुई है। अगली एग्जाम्पल है नेप्थिलीन की गोलियां। नेप्थिलीन बॉल्स भी इसे कहते हैं, काफूर की गोलियां भी इसे कहा जाता है। देखिए, इस तरह से वाइट कलर्स में, कलरफुल में भी आजकल आती है। चंद दिन कपड़ों में अगर काफूर या नेप्थिलीन की गोलियां रखी जाए तो कपड़ों में जो है उसकी बू क्यों हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो गोलियां भी गायब हो जाती हैं। बैतुल खला में नेप्थिलीन की गोलियां रखी जाती हैं, चंद दिन में उनकी जसामत कम क्यों हो जाती है? सोचे कभी आप लोगों ने इस बारे में? तो ये नेप्थिलीन जो है मुसलसल महीन ज़रात में तब्दील होकर गैस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कपड़ों में रखी हुई नेप्थिलीन के महीन ज़रात कपड़ों पर चिपक जाने से कपड़ों में नेप्थिलीन की बू आती है। ये गोलियां जो है बतदरीज छोटी होकर फिर गायब हो जाती हैं। देखिए, इस तरह से आपने देखे होंगे कि जब वो गोलियां रखी जाती है तो थोड़े दिन के बाद वो छोटी छोटी होकर फिर गायब हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो नेप्थिलीन की गोलियां हैं ये भी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी होती हैं और ये ज़रात जो होते हैं ये गैस की शक्ल में तब्दील होना शुरू होते हैं। और ये जब गैस की शक्ल में तब्दील होते हैं तो इसके जो छोटे महीन ज़रात हैं वो कपड़ों पर चिपक जाते हैं और इस तरह से उसकी खुशबू आने लगती है। और टॉयलेट में रखे हुए जो काफूर की गोलियां या नेप्थिलीन के बॉल्स होते हैं वो जब टॉयलेट में टंगाए जाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद वो भी गायब हो जाते हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो धीरे धीरे गैस में तब्दील होते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। देखिए, बहुत कम ठोस अशिया ऐसी होती है जो डायरेक्टली ठोस से गैस में तब्दील होती है, वरना ज़्यादातर जो ठोस अशिया होती है वो पहले ठोस से माय में तब्दील होती है और फिर माय से गैस में तब्दील होती है। लेकिन नेप्थिलीन या काफूर जो है एक ऐसी ठोस शय है जो डायरेक्टली ठोस से गैस में तब्दील हो जाती है। वैसे ही होली के ज़रात आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि त्योहारों के मौके पर औरतें घर के बाहर खूबसूरत रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती है। और ये रंगोली जो है जिन रंगों से बनाई जाती है, तो अगर आप लोगों ने उसे देखा होगा या कुछ बहुत सारे लोगों ने उसे छूकर भी देखे होंगे कि वो छोटे छोटे सुफूफ या बारीक ज़रात से जो है वो रंग मिलकर बना हुआ होता है। रंगोली के ज़रात की जसामत आटे के ज़रात की तरह ही बहुत छोटी होती है। रंगोली के रंग छोटे टुकड़ों की शक्ल में भी होते हैं और फिर इन्हें मिलाकर
जो है रंगोली बनाई जाती है। की हालतें। अब कुदरती तौर पर अशिया तीन हालतों में पाई जाती है: ठोस, माय और गैस। पानी भी कुदरती तौर पर इन तीन हालतों में ही पाया जाता है। ठोस में वो बर्फ की सूरत में होता है, माय यानी जो लिक्विड पानी, जो उसकी अपनी खालिस हालत होती है, जिसे हम जिस सूरत में हम उसे पीते हैं वो, और गैस की शक्ल में, वो भाप की शक्ल में या बादलों की शक्ल में होता है। हालात के बदलने पर भी इन तीनों हालतों में जो पानी का सालमा होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। फिर भी मतलब ठोस हालत में उसकी तरतीब अलग होती है पानी की, माय हालत में तरतीब अलग होती है, गैस की हालत में पानी की तरतीब मुख्तलिफ होती है। इसलिए बर्फ़, पानी और भाप की खसूसियात में भी जो है हमें फ़र्क नज़र आता है। यानी हम देखते हैं कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अलग है। बर्फ़ जो है वो ठंडक देता है, ठंडा होता है, ठोस शक्ल में होता है। पानी जो है वो माय हालत में होता है, भाप की सूरत में जो है उसकी खुसूसियत अलग होती है। तो ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और इन तीनों हालतों में पानी जो सालमात होते हैं, सॉरी, इनका स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी तरतीब अलग होती है। कुदरत में पाई जाने वाली तमाम अशिया ज़रात से मिलकर बनी होती है। आमतौर पर हर शय एक मखसूस हालत में होती है। इस बिना पर शय को ठोस, माया और गैस कहते हैं। सॉलिड्स में देखिए ज़रात जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं और बहुत मजबूत बंदिश से जुड़े हुए होते हैं, जबकि लिक्विड में ये ज़रात एक दूसरे से दूर होते हैं, बंदिश कमज़ोर होती है। जबकि गैस में ज़रात जो है बिल्कुल दूर फैले हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसी बिना पर इसको ठोस में और गैस जो है कहा जाता है। एल्यूमिनियम और कोयला ठोस है, मिट्टी का तेल और पेट्रोल जो है माय है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है। सालमात जो है किस तरह से सॉलिड्स में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड में एक दूसरे से दूर होते हैं, और गैस में जो है एक दूसरे से तो बहुत दूर होते हैं। मुख्तलिफ अशिया की खसूसियत जो है वो मुख्तलिफ होती है। अशिया में सख्ती, शफाफियत, रंग, बू, जायका, पानी में हल पजीरी जैसी मुख्तलिफ खसूसियत जो है वो पाई जाती है। अब देखते हैं अशिया और चीज़ें। अशिया से मुख्तलिफ चीज़ें किस तरह से बनाई जाती है वो देखेंगे। शय और चीज़ के दरमियान हमें कौन सा फ़र्क नज़र आता है। देखिए ये मिट्टी है, ठीक है, ये एक शय है। इससे तैयार होने वाली चीज़ क्या है? कुम्हार मिट्टी के मदद से मुख्तलिफ किस्म के मिट्टी के बर्तन तैयार करता है। तो एक शय है मिट्टी, उससे चीज़ तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? मिट्टी के बर्तन तैयार हो रहे हैं। तो फ़र्क है ना, मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों में बहुत फ़र्क होता है। देखिए ये एक शय है मिट्टी, और इससे मुख्तलिफ किस्म के कुम्हार जो है बर्तन तैयार करता है। और ये बर्तन जो है ठोस होते हैं, पायदार होते हैं, इनका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को रखने के लिए किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो शय है उससे जो चीज़ तैयार होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल के काबिल होती है, और इस तरीके से तैयार की जाती है कि वो ज़्यादा दिनों तक टिकी रहे और उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। बिल्कुल वैसे ही अब देखते हैं लकड़ी। लकड़ी एक शय है और इसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में लकड़ी का फर्नीचर होता है, दरवाजे लकड़ी के होते हैं, घरों की तैयारी में और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं।
उसके बाद है लोहा। लोहे का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में होता है। हम देखते हैं हमारे घरों में जो गेट दरवाजे लगे होते हैं वो लोहे के होते हैं। बिल्डिंग बनाने में लोहे के तारों का इस्तेमाल होता है। पटरियाँ जो होती हैं रेल की वो लोहे की होती है। पतरे जो होते हैं वो लोहे के लगाए जाते हैं। तो इस लोहे की मदद से भी मुख्तलिफ चीज़ें तैयार होती हैं। उसके बाद है तांबा। तांबे की मदद से भी मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। तांबे के तार का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे घरों में वायरिंग्स है उसमें होता है। तांबे के सिक्के पिछले ज़मानों में इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस तरह से तांबे से भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं। सोना। सोना तो सबको पता है सोने के बारे में कि सोना जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती धात है। और सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर जेवरात बनाने के लिए किया जाता है ना। तो सोने से मुख्तलिफ़ किस्म के जेवरात बनाए जाते हैं। और इसके अलावा सोने के सिक्के भी पिछले ज़मानों में इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी सोने के सिक्के मौजूद हैं लेकिन उनका इस्तेमाल लोग लेन देन के लिए नहीं बल्कि उसको महफूज रखते हैं ताकि उसे बेचकर उससे मुनाफा हासिल कर सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के इस सबक में हमने अशिया और चीज़ों के बारे में देखे। अब इस सबक का एक और टॉपिक बाकी है। सबक का नाम पता है ना आपको, अशिया, चीज़ें और तवानाई। तो अशिया और चीज़ों के बारे में देख लिया हमने। तवानाई का हिस्सा जो है बाकी रह गया है, वो इंशाल्लाह जो है हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस जो है इसी तरह से मिलते रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और अगर आपको कुछ भी सबके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।